बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता यानी कि सबसे ज़्यादा जो जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम भारतीय संविधान के हर एक बिंदु को एकदम गहराई से चर्चा करेंगे, जहां से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण, अर्थ, निर्माण और प्रक्रिया। इसको बड़े हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे दोस्तों, तब तक आप गहराई का क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले बेसिक समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की जो निर्माण, प्रक्रिया, अर्थ, यहाँ से स्टार्टिंग होता है और जो है आगे जैसे जैसे बढ़ता है टॉपिक वैसे वैसे आपको समझ में आता है। तो पहले आपको यह समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, बिना समय को देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक भारतीय संविधान का अर्थ, निर्माण और प्रक्रिया का। सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च और मौलिक कानून होता है। यह नियमों और विनियमों का एक संग्रह है जो सरकार के संगठन, शक्तियाँ और कार्यों को निर्धारित करता है और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए गाड़ी चलाने का जो नियम है, जिस प्रकार एक मोटर गाड़ी को चलाने के लिए ट्रैफिक नियम और गाड़ी का मैनुअल होता है, ठीक है ना। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए ट्रैफिक नियम, गाड़ी मोटर चलाने के लिए होता जो नियम होता है, ट्रैफिक नियम होता है, उसी प्रकार से गाड़ी का मैनुअल होता है जो बताता है कि इंजन कैसे काम करेगा, ब्रेक कहाँ है। उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए संविधान एक मैनुअल है। यह तय करता है कि सरकार कैसे काम करेगी। मान लीजिए, उदाहरण के लिए खेलों के नियम से समझिए। अब किसी भी खेल जैसे क्रिकेट को खेलने से पहले उसके नियम बनाए जाते हैं। क्रिकेट को खेलने से पहले उसके नियम बनाए जाते हैं। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि खेल निष्पक्ष हो। संविधान भी एक देश की राजनीति का खेल है जो यह नियम बताता है कि देश का शासन कैसे चलेगा और इसका जो है शासन जो है निष्पक्ष कैसे बनेगा, ठीक है ना। यही संविधान का कहता है, ठीक है ना। ये संविधान का मतलब समझ गए कि किसी भी देश का जो शासन है यह कैसे चलेगा और जो नियम बताता है वही संविधान कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि जिस किताब में संविधान का जो है ना, जिस किताब को अध्ययन करते हैं कि देश का शासन नियम कैसे चलेगा, उस किताब का ही नाम है संविधान। समझ गए ना। अब आइए हम संविधान सभा के द्वारा जो निर्माण किया गया है, दूसरे बिंदु को समझते हैं। संविधान सभा का द्वारा जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है। आइए, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। इस सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। इस सभा का गठन जो है, संविधान सभा का गठन, क्वेश्चन पूछ सकता है संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत हुआ है, तो आप जवाब दीजिएगा 1946 के तहत। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ है। फिर पूछ सकता है इसको लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसे बनाने में समय लगा था, ठीक है ना। बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनने में समय लगा था, ठीक है ना। और बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जिस समय संविधान सभा जो बन रहा था, संविधान सभा, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, काफ़ी बार यह क्वेश्चन में लोग फंसते हैं। एक होता है अस्थायी अध्यक्ष और एक होता है अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे ज़्यादा फंसते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है और डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ये ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और अस्थाई संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया।
प्रारूप समिति क्या किया है? प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया, जैसे किसी घर को बनाने से पहले एक नक्शा तैयार किया जाता है। प्रारूप समिति का क्या काम है? प्रारूप समिति ने क्या किया, जैसे कि मान लीजिए आप घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले यह सोचते हैं ना कि भाई हमें किस तरह से घर को, कहाँ पे बाथरूम बनाना है, कहाँ पे सीढ़ी जीने लगाना है, ठीक है ना, और ये हमारे घर का जो फ्रंट का डिज़ाइन है ऐसा रहेगा, रूम का जो डिज़ाइन है इतना बाई इतना का रहेगा, इसमें इस तरह से होगा, खिड़की का डिज़ाइन ऐसे होगा, है ना। इसके बाद आप यह भी सोचते हैं कि छत का जो फ्रंट का डिज़ाइन होता है वो कैसा होगा। आप एक रोड मैप यानी एक प्लानिंग करते हैं ना कि किस तरह से जो है हमारा घर बनेगा। उसी तरह से जो है प्रारूप समिति ने संविधान को तैयार किया है, संविधान का नक्शा डिजाइन किया है। क्या किया है कि किस तरह से हमारा संविधान जो है कार्य करेगा, ठीक है ना। किसी घर बनाने के लिए एक नक्शा तैयार करते हैं, उसी तरह डॉक्टर अंबेडकर ने इस नक्शे को बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है, ठीक है ना। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, सॉरी, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन्होंने जो है वो घर का जो नक्शा जो आप तैयार करते हैं तो आप सोचते हैं ना कि हाँ इस प्रकार से होना चाहिए हमारे संविधान, उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो नक्शे को बनाने का मुख्य भूमिका निभाई है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि संविधान सभा में प्रत्येक प्रावधान पर गहन बहस और विचार विमर्श हुआ है, ठीक है ना। संविधान सभा में प्रत्येक प्रावधान पर गहन बहस और विचार विमर्श हुआ है। जैसे कि कोई भी नियम जो कानून बनाया गया है, जितने भी संविधान, उसमें काफ़ी बहस विचार विमर्श हुआ है, तब जाकर के जो है एक सही और सटीक निर्णय जो है निकला है, वही संविधान में वर्णित किया गया है। जैसे मान लीजिए आप खेल करते हैं, तो खेल करते थे कैसे क्या करना है, कौन जो है बनेगा क्या, कौन बनेगा कैप्टन, कौन बनेगा ये वाइस कैप्टन, कौन बनेगा क्या, कौन पहले उतरेगा कौन बाद में उतरेगा, इस तरह से खेल का जो नियम बनाते हैं ना, उसी प्रकार से जो है और इसमें जो क्या है, इसमें पहले जो है काफ़ी से इस पर एक निष्कर्ष निकल गया है कि जो कहेगा ये मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी जो बात, अगर मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ लागू करना है, उसमें काफ़ी विचार विमर्श वाद विवाद होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से जिस टाइम में संविधान बन रहा था उस टाइम में काफ़ी जो है वाद विवाद हुई, तब जाकर के जो है अच्छी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हर एक पहलुओं को देखते हुए ध्यान में रखते हुए संविधान में दर्ज किया लिखा गया है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकारों पर कई दिनों तक बहस हुई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय नागरिकों को सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करें। जैसे अभी आपके पास जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इस मौलिक अधिकार पे आप सोच सकते हैं, आप कभी सोच भी सकते हैं कि ये जो अधिकार आपको मिला है इस पे कितने गहराई यानी कि इस पे जो है कितने बहस विचार विमर्श हुआ है, आप कभी सोच नहीं सकते हैं। और ये जो अधिकार आपको मिला है, इस अधिकार को बनने में कई 100 वर्ष के लोगों का संघर्ष है। आप सोच नहीं सकते हैं, ये अधिकार जो आपको मिला है कई 100 वर्षों के प्रयास से यह अधिकार जो है उत्पन्न हुआ है, जो हमारे देश में उस समय था भी नहीं। वो रूस फ्रांस, ठीक है ना, वहाँ से जो है ये अधिकार सब आपको पता है कि अपने संविधान में। आप ये बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट करके कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन पूछता है ना, मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है, बता सकते हैं? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आप कमेंट करके बताइए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो ये तो दूसरे हमारे संविधान में लगभग जो है ज़्यादातर दूसरे देश के संविधान से महत्वपूर्ण लिया गया है, जो BBI जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार जो है ये दूसरे देश से ही लिया गया है, काफ़ी जो है दूसरे देशों से लिया गया, आप सब जानते ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग PG लेवल के स्टूडेंट हैं और BPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, पेपर 2 का। तो ये अधिकार काफ़ी दिनों से जो है कई विचार विमर्श कई संघर्ष, कितने सारे संघर्ष करने के बाद जो है यह मौलिक अधिकार हमें मिला है, ठीक है ना। तो इसी तरह से
जो है इस पे काफ़ी वाद विवाद हुई, तब जाकर के जो है इसमें मौलिक अधिकार पे जो है सुरक्षा मौलिक अधिकारों पर कई दिनों तक बहस हुई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय नागरिकों को सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान हो। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? सबसे मुख्य विशेषता जो है, हमारा देश का जो संविधान है सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ठीक है ना। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और लंबा लिखित संविधान है। मूलतः इसमें 395 अनुच्छेद है। इसमें जो है मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है और वर्तमान में लगभग 470 से अधिक अनुच्छेद हो गया है और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। मूल संविधान में क्वेश्चन पूछ सकता है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, ठीक है ना। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। समझ गए? अब बात कर लेते हैं, इसमें केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें मौलिक अधिकारों से लेकर डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तक विस्तृत प्रशासनिक विवरण है। ऐतिहासिक प्रभाव जैसे 1935 के अधिनियम का एक बड़ा हिस्सा लिया गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जहां अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है, वहीं हमारे संविधान में आरक्षण, भाषाई अल्पसंख्यक अधिकार, आपातकालीन प्रावधान जैसे अनगिनत विषयों का विस्तृत विवरण है। अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद ही है, वही हमारे संविधान में आरक्षण, भाषा, अल्पसंख्यक के अधिकार, आपातकालीन प्रावधान जैसे अनगिनत विषयों का विस्तृत विवरण है। उदाहरण के लिए, डीपीएसपी संविधान ने केवल अधिकार ही नहीं दिए हैं। हमारा संविधान जो है ये केवल अधिकार ही नहीं दिया है, बल्कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत राज्यों को निर्देश भी देती है। कि जैसे पर्यावरण का संरक्षण करना है। यह विस्तृत निर्देश ही इसे लंबा बनाते हैं। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण ये क्या कहता है? देखिए, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण में दोनों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ये काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा संविधान न तो पूरी तरह से नम्य लचीला है जैसे यूके का संविधान, ठीक है ना। यूके का संविधान जिसे साधारण कानून से बदला जा सकता है, और न ही पूरी तरह से अनम्य कठोर है जैसे यूएसए का देख लीजिए, जिसके संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नम्यता, कुछ प्रावधानों को संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है। नम्यता का मतलब है कि कुछ प्रावधानों से संसद जो है साधारण बहुमत के साथ बदल सकती है। अनम्यता, अधिकांश प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष बहुमत। अनम्यता का मतलब है अधिकांश प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष बहुमत और कुछ अन्य मामलों में आधे राज्य की विधानमंडल की सहमति आवश्यक होती है, ठीक है ना। अधिकांश प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष बहुमत और कुछ मामलों में आधे राज्यों को विधानमंडल की तहत सहमति आवश्यक है। अगर कुछ भी बदलना है संविधान में तो आर्टिकल 368 के तहत जो है हम बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, साधारण बहुमत राज्यों के नाम या सीमाएं में बदलना, जैसे मान लीजिए राज्यों के नाम में या फिर सीमा में अगर कुछ परिवर्तन करना है तो संसद के साधारण बहुमत से हो जाता है। इसको हम नम्यता कहते हैं। नम्यता का मतलब समझिए, अगर आसानी से अगर कोई भी चीज़ यानी एकदम बिल्कुल साधारण बहुमत के साथ अगर कोई बदलाव अगर हम संविधान में करते हैं तो ये संसद के माध्यम से हम कर सकते हैं, साधारण बहुमत के माध्यम से। छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, जैसे अभी आपको बताए हैं, किसी राज्य के नाम और सीमा में अगर कुछ परिवर्तन करना है तो संसद के साधारण बहुमत से जो है ना हम उसमें बदल सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों को बदलना। देखिए ये है विशेष, हम अभी इससे पहले नम्यता वाली बात किए हैं जो साधारण बहुमत के साथ बदल सकते हैं। इसमें संसद जो है साधारण बहुमत से बदल सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें संविधान में, ठीक है ना। और बात करें मौलिक अधिकार को बदलना, संसद के दोनों सदनों के 2/3
2/3 बहुमत से ही संभव है। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, और ये महत्वपूर्ण है और इसमें अगर कुछ बदलाव करना है तो संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से जब तक उसको नहीं पारित किया जाएगा तब तक जो है बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसको हम अनम्यता कहते हैं। यानी कि हमारा संविधान जो है नम्यता और अनम्यता दोनों है। समझ में आ गया? नम्यता और अनम्यता क्या होता है? नम्यता और अनम्यता का सम्मिश्रण है हमारा संविधान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघात्मक ढांचा। संघात्मक ढांचा, एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघात्मक ढांचा, इसे समझिए। संघात्मक व्यवस्था क्या होता है और एकात्मक लक्षण क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं संघात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या है। यह दोहरी शासन प्रणाली है जहां शक्तियां केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच विभाजित होती हैं। यह दोहरी शासन प्रणाली है जहां शक्तियां केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच विभाजित होती हैं। शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में दिया गया है। शक्तियों का जो विभाजन है वो कहाँ दिया गया है? 7वीं अनुसूची में है। हमारा संविधान लिखित और कठोर संविधान है। लिखित और कठोर संविधान है और हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है ना। संघात्मक व्यवस्था में 7वीं अनुसूची में लिखा गया है कठोर और लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्ति का विभाजन है, रक्षा, जैसे मान लीजिए रक्षा, रेल और विदेश मामले में केंद्र सरकार के पास है, ठीक है ना। इस पे कानून रक्षा, रेल और विदेश जो है मामले में केंद्र सरकार के पास है संघ सूची, ठीक है ना। जबकि पुलिस और स्वास्थ्य राज्य सरकार के पास है, ये राज्य सूची में आता है। संघ सूची में क्या क्या आता है? संघ सूची में आता है रक्षा, रेल, विदेश मामले, ठीक है ना। और ये सभी जो है संघ सूची के पास शक्ति दिया गया है, और जबकि पुलिस और स्वास्थ्य राज्य की सरकार के पास में शक्ति दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? ये संघात्मक व्यवस्था में है, संघात्मक व्यवस्था कहता है। और एकात्मक लक्षण के मतलब क्या होता है? एकात्मक लक्षण वह है जो केंद्रीय सरकार को अधिक मजबूत बनाते हैं। एकात्मक लक्षण का मतलब है कि जो केंद्रीय सरकार को अधिक मजबूत बनाती है और आपातकाल में पूरे देश को एक सूत्र में बांधते हैं। एकात्मक लक्षण वह है जो केंद्रीय सरकार को मजबूत बनाती है, आपातकाल में पूरे देश को एक सूत्र में बांधते हैं। जैसे एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, आपातकालीन प्रावधान जिसमें केंद्र मजबूत हो जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति क्या होता है? केंद्र द्वारा हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम का उपयोग करके राज्यों को कई निर्देश दिए। यह स्थिति दर्शाती है कि हमारा संविधान आपातकाल में एकात्मक हो जाता है। यह स्थिति दर्शाता है कि हमारा संविधान आपातकाल में एकात्मक हो जाता है। हमारा अगला कदम जो है अब दूसरे टॉपिक पे रहेगा। संविधान के प्रमुख स्रोत प्रस्तावना को विस्तार से समझेंगे और आज की क्लास में बस हम यहीं तक समझेंगे। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा क्लास हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर एक बार बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।